हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th का सैम्पल पेपर कराऊंगी मैथ्स का। जैसे कि आप सभी को पता है कि टर्म 1 आने वाले हैं और इस बार हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। तो हम जितने ज्यादा से ज्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन हो, उतनी ही ज्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी और हमें ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन किस पैटर्न से आ सकते हैं, किस लैंग्वेज में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी बुक में तो आपके पास सिंपल सिर्फ क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है ना, उसमें कोई एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं है आपके पास। तो हम सैंपल पेपर्स को सॉल्व करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पर एक सैंपल पेपर 1 है आपके पास, जिसमें आपके पास सेक्शन ए है। इसमें सेम वही पैटर्न है जो आपको सीबीएसई ने पैटर्न दिया है टर्म 1 के लिए, कि सेक्शन ए में आपके पास 20 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। सेम उसी पैटर्न पे ये पेपर भी है। देन अगेन सेक्शन बी में सेम है, 20 क्वेश्चंस है जिसमें आपको 16 अटेम्प्ट करने हैं कोई से भी, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी अगर हम इसका देखें तो उसमें क्या थे, 2 केस स्टडी क्वेश्चंस, है ना? तो 2 केस स्टडी क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएगी जिसमें आपके पास 10 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपको कोई से भी 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है? तो कोशिश कीजिएगा कि एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल पेपर आप सॉल्व कर सको, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आपको ये पता चल जाए कि कौन से चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? तो अब सैंपल पेपर स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि ये सैंपल पेपर है कौन-सी बुक का। तो देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर बुक का आपको ये कवर पेज लगा रखा है कि ओसवाल गुरुकुल क्लास 10th के लिए ये स्पेशली टर्म 1 के लिए बुक है, जिसमें आपके पास टोटल 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं। 36 सिर्फ मैथ्स के ही नहीं है, ऑल सब्जेक्ट कंबाइंड एक सिंगल बुक आपके पास है। मतलब एक ही बुक में आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी ए, हिंदी बी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस, सब सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको एक ही बुक में मिले, ठीक है। प्लस इसमें जो सीबीएसई ने नया सैंपल पेपर इशू किया है, ठीक है ना, आपको पता है ना, सितंबर 21 में आपके पास पूरा एक नया सैंपल पेपर आ चुका है इस ईयर का। वो हमने सॉल्व भी कर लिया है, प्लस उसकी लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो भी आपको इस बुक में दे रखा है, वो भी फुली सॉल्व्ड दे, ठीक है। एक बार इस बुक के कंटेंट्स और देख लेते हैं। स्पेशली ये बुक टर्म 1 के लिए ही बनाई गई है, ठीक है ना? तो चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा भी और चीज़ है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है इसमें, असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चंस है। आपको पता है कि इस बार से असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी ऐड ऑन हो गए हैं और केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं, तो वो भी इसके अंदर आपको यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। देखिए कंटेंट देखते हैं इसका। तो इंग्लिश में आपके पास जैसे यहाँ पर दे रखा है, आपको 5 क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं यहाँ पर, प्रैक्टिस पेपर हैं ये, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके अच्छे से अच्छे। प्लस उनके आंसर्स भी आपको यहाँ प्रोवाइड कर रखे हैं। सेम हिंदी में भी आपको 5 क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं और प्लस उनके आंसर्स दे रखे हैं। ठीक है, ये सैंपल क्वेश्चन पेपर वो है जो सीबीएसई ने इश्यू किया है हर सब्जेक्ट के लिए सितंबर में। ये भी फुली सॉल्व्ड पेपर है आपके पास हर सब्जेक्ट, क्लियर है? देन हिंदी बी में भी यही है, 5 क्वेश्चन पेपर्स आपको प्रैक्टिस पेपर्स दे रखे हैं, प्लस एक सैंपल पेपर दे रखा है जो सीबीएसई की साइड से आया हुआ है और उनके आंसर्स भी दे रखे हैं आपको प्रैक्टिस पेपर। अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में तो टोटल इसमें 7 क्वेश्चन पेपर्स हैं। चलो अच्छी बात है, ज़्यादा सी प्रैक्टिस हो जाएगी मैथ्स में तो। प्लस जो क्वेश्चन पेपर आपके पास आया है, सैंपल पेपर जो है वो भी यहाँ, आंसर्स भी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन पेपर्स की, प्लस टाइम लगा के करोगे आपकी, हमको कितने 40 मिनट्स का पेपर, 90 मिनट्स का पेपर है ना, 40 मार्क्स का, तो 90 मिनट्स में कंप्लीट करना ही करना। तो अगर आप ये सातों क्वेश्चन पेपर्स जो हैं आपके पास प्रैक्टिस के सॉल्व कर लो, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस किस पैटर्न के, ठीक है। यही सेम आपके पास साइंस और एसएसटी में भी है, आपको 7 क्वेश्चन पेपर्स दे रखे हैं सॉल्व करके, ठीक है ना। तो ओवरऑल आपको इस बुक में क्या मिलने वाला है, सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स मिलने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, प्लस सीबीएसई ने जो इश्यू किया है वो मिले। तो बाइंग लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो अगर आपको बाय करनी हो तो आप वहां इस बुक, चलिए हम आ जाते हैं वापसी अपने सैंपल पेपर पे। आज हम इसको शुरू कर देते हैं। सेक्शन ए हम आज कंप्लीट कर लेते हैं 20 क्वेश्चन, देन सेक्शन बी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन की भी पीडीएफ लगाई हुई है, एक बार मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखो, ये सॉल्यूशन की एक्सप्लेन करके दे रखा है, खाली सॉल्यूशन सॉल्यूशंस नहीं दे रखे हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, सारे क्वेश्चंस की है यहाँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सेक्शन ए में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखिए, ये तो हमें पता ही है कि 20 क्वेश्चंस में से हमें 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए में कह रहा है आपसे फर्स्ट में, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 16, बताओ 16 और 32 का एचसीएफ क्या होगा। तो हम ऐसा करते हैं, 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, सेम ऐसे 32 के लिख लेते हैं। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, ठीक है ना। ये जो कॉमन आ रहे हैं उनको सर्कल लगा दिया है मैंने।
बस निकल गया मेरा एचसीएफ, कितना आ गया 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ठीक है। तो 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर एचसीएफ आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर। आप चाहो तो अपने सॉल्यूशन से भी देख सकते हो, अगर मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन पेज दिखाऊंगा तो ये रहा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.3 देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग? फिर अगर एक गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है तो बताइए फिर हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो दोनों इवेंट जो हैं जीतना और हारना की प्रोबेबिलिटी का तो सम हमेशा 1 होता है ना? तो अगर एक की दे रखी है तो दूसरे की निकाल सकती हूँ। 1 में से 0.3 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 0.7। था ना आसान सा क्वेश्चन? बस आपको ये याद होना चाहिए कि इनके दोनों के इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है? अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ 21 सेंटीमीटर डायमीटर। इफ द एंगल इज 150 डिग्री देन व्हाट विल बी इट्स। देखो आपसे कह रहा है कि एक सर्कल में से एक सेक्टर को निकाला गया, जिसका डायमीटर आपको कितना दे रखा है? 21 दे रखा है। आपको उसके साथ-साथ उसका थीटा भी दे रखा है, मतलब कि एंगल दे रखा है। आपसे कह रहा है एरिया बताओ। तो अगर आप एरिया ऑफ सेक्टर की बात करो तो एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है? वो होता है आपके पास थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अभी थीटा आपको क्वेश्चन में गिवन है 150, लेकिन आर नहीं गिवन है, पर आर की जगह आपको डी गिवन है ना। तो यहाँ लिख देंगे 150 अपॉन में 360 इंटू में पाई की जगह 22/7। अब आर की बात करें तो वो 21/2 होगी, क्योंकि आर जो है वो क्या होता है? डी अपॉन टू, ठीक है ना। तो 21/2 इंटू में 21/2, ठीक है, इसको इससे कट कर दिया, 0 से 0 को कट कर दिया, 7 से इसको कट कर दिया 3। एक बार लिख लेते हैं जो-जो बच गया है हमारे पास, उसके बाद अगर आगे कट होगा तो हम और कट कर देंगे। ये बचा है, ठीक है। अब अगर आप देखो तो 3 से ये कट हो रहा है आपके पास इज़िली कितने पे? 12 पे कट हो रहा है। 36 जो है वो 12 पे कट हो रहा है। अभी ये देखें तो ये 7 पे कट हो रहा है और ये 4 पे कट हो रहा है। अभी भी कट हो रहे थे तो मैंने कट कर दिए इन्हें। अब आपके पास बचा 15 इंटू 11 इंटू 7 और नीचे आप पे बचा 8। अब नहीं लग रहा कि कोई भी कट हो रहा है। अब इंटू कर लेते हैं 15 इंटू 11 इंटू 7 को, तो 1155 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 करना है आपको। ठीक है, तो 8 से जब आप डिवाइड करने वाले हो तो पॉइंट में आपका आंसर आएगा। मैंने डायरेक्ट ही डिवाइड करके यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, चलो देखते हैं कौन सा है। 144 वाला यही दिख रहा है मुझे, 0.38। बाकी किसी में भी 144 है नहीं। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर ए आ जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। कह रहा है गिव द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 विद सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आर दिस। आपको एक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके सम और जीरोस आपको दे रखे हैं। पॉलिनोमियल बनाना कौन सा है? जिसकी डिग्री 2 हो। इसका मतलब आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है ना। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है, इंटू में एक्स, अब प्लस में हो जाएगा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर ऐसी है माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब -1/2। यही है, सम दे रखा है आपको, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -1/2 और ये एक्स ऐसी है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आपको क्वेश्चन में गिवन है -3 गिवन है, तो यहाँ लिख दिया मैंने माइनस। क्लियर यहाँ तक? तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस तो प्लस हो गया यहाँ पर और ये माइनस का 3 हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, इनका बेस सेम कर लेते हैं। तो बेस सेम करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपॉन का 2s ये, ठीक है। अब देखो जरा एक बारी, यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 6 जो है ये तो उधर जाके आपका जो ये है ये तो 0 बन जाएगा। तो ये फाइनली आपकी क्या बन गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये रही वो क्वाड्रेटिक, बी इसका आंसर। अब आप सोच रहे होंगे ये के क्या लिखा है? देखो ये कांस्टेंट टर्म होती है और ध्यान से देखो ये चारों ही पार्ट में लिखा हुआ है। तो इसका कोई यूज नहीं है फिलहाल आपके लिए, क्योंकि आपके पास इस बार एमसीक्यू क्वेश्चन है। आप सिर्फ अपनी इक्वेशन चेक कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे क्या कह रहा है? ग्राफिकली हाउ डज द पेयर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट टू लाइंस। अगर इन दो लाइंस का ग्राफ बनाया जाए तो ये क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी, कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल होंगी? तो देखो इसके लिए ग्राफ बनाने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशंस की थी, अगर याद हो आपको, तो हम इसका a1/a2 चेक कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है 6/2, जो कि आ जाएगा 3/1। उसी तरीके से b1/b2 चेक कर लेते हैं, जो कि है -3/-1। कट किया तो आ जाएगा 3/1। c1/c2 चेक कर लेते हैं, जो कि है 10/9। ये नहीं कट हो रहा है। इसका मतलब a1/a2 जो है वो b1/b2 के तो इक्वल है, लेकिन वो c1/c
इक्वल नहीं है। और ये कंडीशन होती कब थी? ये कंडीशन होती थी जब हमारे पास पैरेलल लाइन्स होती, तभी थी ना ये कंडीशन। इसका मतलब जब आप इन 2 इक्वेशंस का ग्राफ बनाओगे, तो कैसी लाइन्स आएँगी आपके पास? पैरेलल लाइन्स आएँगी। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। यहाँ कह रहा है आपसे, व्हाट शुड बी द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर सो दैट द रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपको याद होगा हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में ये जाना था कि जो टर्मिनेटिंग होते हैं उनका जो डी होता है डिनोमिनेटर, वो हमेशा इस फॉर्म में होता है 2m इंटू में 5n, और जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है उनका इस फॉर्म में नहीं होता। किया था ना हमने ये, तो यहाँ आपसे टर्मिनेटिंग का पूछ रहा है, तो इसका मतलब वो 2 और 5 की फॉर्म में होगा, सिर्फ 2 एंड 5 की फॉर्म होगी और किसी फॉर्म में नहीं होगा वो। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। देखो आपसे कह रहा है अगर एक सर्कल का सर्कमफेरेंस जो है वो किसके बराबर है? एक स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है। तो जितना बोला गया है ना पहले उसको ही लिख देते हैं यहाँ पर। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है वो मुझे किसके बराबर दे रखी है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर। ठीक है ना? तो ये मेरे पास होता है 2 पाई आर और इसको मैं बोल लेती हूँ 4a। ए मतलब साइड हो गया यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो जो पाई आर है वो किसके बराबर आ जाएगा? इस 2 को मैं नीचे लेके चली गई वहाँ पर। तो डिवाइड करेंगे तो 2a आ जाएगा। ठीक है? तो पाई अपॉन a जो है वो कितना आर, आप इसे फिलहाल के लिए ऐसे ही छोड़ दो अभी। अब आपसे वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में आपसे वो कह रहा था कि आपको एरिया निकालना है, दोनों की रेशियोज़ निकालनी है एरिया की। तो देखो, एरिया अगर हम देखें तो एरिया ऑफ सर्कल मेरे पास क्या होता है? वो होता है मेरे पास 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर नहीं होता, पाई आर स्क्वायर। और अगर हम अपना एरिया ऑफ स्क्वायर देखें, तो वो मेरे पास होता है साइड इंटू साइड, इसका मतलब ए स्क्वायर कह सकती हूँ। ठीक है ना? तो अब देखो, अब आपको रेशियो निकालनी है, तो एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर और ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर। तो इसको देखो मैं ये लिख सकती हूँ, पाई अलग छोड़ दो, आर अपॉन ए का होल स्क्वायर। ठीक है? अब आर अपॉन ए की वैल्यू आप यहाँ से निकालो। तो आर अपॉन ए की वैल्यू, इस ए को मैं इधर ले आई और मैं पाई को उधर ले गई। क्लियर है यहाँ तक? कुछ नहीं किया, ए नीचे आ गया और पाई दूसरी साइड पे नीचे चला गया। तो इसकी जगह मैं 2 अपॉन पाई लिख सकती हूँ इसका मतलब। ठीक है यहाँ तक? तो ये हो जाएगा पाई और 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो 1 पाई से 1 पाई तो कट जाएगा, तो 4 अपॉन पाई बचा। अब आप क्या करो, पाई की वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 22/7। ऊपर जाके ये तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 7 अपॉन में 22। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको इससे कट कर दो 2 और यहाँ पर आ जाएगा 11, तो 14 अपॉन में 11 आपका आंसर। यही आपकी रेशियो है 14:11। क्रॉस चेक करो, आंसर दिया है ये रहा ए। क्लियर क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। कह रहे हैज़ द रैशनल नंबर अ टर्मिनेटिंग और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। देखो आपको यहाँ पर एक रैशनल नंबर दे रखा है। आपसे कह रहे हैं बताओ ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। तो देखो ये आपके पास 2, 5 और 7, इसके डिनोमिनेटर 3 फॉर्म में है। लेकिन टर्मिनेटिंग के केस में हमेशा 2 ही फॉर्म होती है, 2 और 5, जैसा कि अभी हम ऊपर भी एक क्वेश्चन करके आए हैं। करके आए ना? इसका मतलब ये मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। 9th आपसे क्या कह रहा है? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x0, x की पावर 0। ध्यान से देखो, अगर आप अपना पॉलिनोमियल देखो तो इसमें x की पावर 0 कहीं नहीं लिखा है। नहीं लिखा ना? कोई बात नहीं, x की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1, क्योंकि जिसकी भी पावर 0 होती है ना उसका बेस पूरा 1 ही बन जाता है। तो यहाँ मैं लगा दूँ x0? लगा सकती हूँ ना? क्योंकि जब इसका बेस 1 बनेगा और वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो रहेगा तो 2 ही, कोई चेंजेस तो आएँगे ही नहीं। नहीं आएँगे ना? तो इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया? 2 हो गया, तो इसका आंसर आ गया सी। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है? 10th क्वेश्चन पे आ गए हम। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आपको एचसीएफ निकालना है सॉरी, एचसीएफ निकालना है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ लिख लेते हैं। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अगर हम देखें तो वो मेरे पास होता है कंपोजिट नंबर, वो ना जो औरों की टेबल में भी आते हैं और नंबर्स की टेबल में भी, तो 4 होगा। 1, 2, 3 तो नहीं होंगे। और अगर हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देखें तो मेरे पास 2 होगा। अब अगर हम एचसीएफ की बात करें तो 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 है, 2 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 1 है। एचसीएफ का मतलब क्या हो गया? दोनों में से एक ही चीज कॉमन है, 2, तो मेरा एचसीएफ इसका आ जाएगा 2। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। इफ एचसीएफ, आपको 2 नंबर का एचसीएफ दे रखा है और उन्हीं दोनों नंबर्स का एलसीएम आपको फाइंड करना है।
तो हमने एक रूल, एक फॉर्मूला क्या था, एचसीएफ इंटू में एलसीएम इज इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, याद है? एचसीएफ मुझे 6 दे रखा है, एलसीएम मुझे नहीं दे रखा, तो कोई बात नहीं, नहीं दे रखा तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इसका मतलब 336 इंटू में 54, ठीक है ना? अब 336 इंटू में 54 को ऐसे ही रहने दो और इस 6 को इधर ले जाओ, ये नीचे आ जाएगा। 6 की टेबल में 54 तो आता है 9 पे, 6 9 जब 54। अब आप क्या करो, बस 336 को 9 से इंटू कर दो, तो मैं डायरेक्ट इंटू करके बता रही हूँ, 3024 आपका आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस बताओ, ठीक है? तो यहाँ पर हम बताते हैं ओरिजिन से इसका डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 12 है। तो एक कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं -6 और 8, दूसरे कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 0 और 0, ठीक है? अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अपना याद करें तो वो क्या होता है हमारे पास, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना? तो देखो, किसी को भी x1 x2 मान सकते हो आप। तो 0 माइनस, अब देखो यहाँ पहले से माइनस है और फॉर्मूले में भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है? और 0 - 8 का होल स्क्वायर, क्लियर? तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 8 8 जा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब जब आप इसमें इसको प्लस करने वाले हो तो आपके पास यहाँ 100 आने वाला है, तो डी आपके पास फाइनली 10 निकल के आ चुका है। देख लेते हैं 10 ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है, तो डी आ गया आपके पास 10। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं, व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस। आपको इसके रूट्स बताने हैं। रूट्स का मतलब पता है क्या होता है, एक्स की वैल्यू बतानी है। डायरेक्टली ना पूछ के थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को और कुछ नहीं किया। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू में 2 है, तो यहाँ लिखते हैं पहले इसको, ठीक है? बेस सेम कर लेती हूँ, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 2। इस एक्स को दूसरी साइड ले जाती हूँ मैं यहाँ पर, तो आ जाएगा 2x, ठीक है? अभी इस 2x को इधर ले आती हूँ, ये आ गया। अब देखो इसको तो हम मिडल टर्म स्प्लिट से सॉल्व कर सकते हैं। कोई एक ऐसा दो नंबर्स जो प्लस माइनस करके तो 2x आ जाए, माइनस को और मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर आ जाए, ठीक है? तो माइनस एक्स और माइनस एक्स ही ले लेते हैं ना, माइनस एक्स माइनस 2x भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगी तो एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा। इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर। यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ x माइनस वन बचा, यहाँ से 1 कॉमन लिया तो यहाँ भी x माइनस वन। तो x माइनस वन और x माइनस वन इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखा और एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया, ठीक है? तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से भी x की वैल्यू 1 आ गई, दोनों ही केस में 1 आ रही है, 1:1 आप कह सकते हो, तो आपका आंसर है। क्लियर क्वेश्चन नंबर 13? चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c द पेयर ऑफ इक्वेशन हैव विल हैव इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। देखो आपको दो इक्वेशंस दे रखी है और यहाँ पर कह रहे हैं इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो आप मुझे c की वैल्यू बता दो कितनी है। तो चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, इसके लिए भी आपको कंडीशन तो पता ही होगी। वो कंडीशन क्या थी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू में b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू में c1 अपॉन c2। देखा जाए तो a1 की वैल्यू यहाँ c है, a2 की वैल्यू यहाँ 6 है, b1 की वैल्यू यहाँ -1 है, b2 की वैल्यू यहाँ -2 है, c1 की वैल्यू यहाँ 2 है, c2 की वैल्यू यहाँ 4 है। ये इससे कट हो गया, ठीक है? इन दोनों से सॉल्व करोगे तो c अपॉन 6 इज इक्वल टू 1/2, कट करोगे तो 3, c की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्लियर? अब c अपॉन 6 इज इक्वल टू 2/4, इसको इससे कट किया, 1/2 कट करोगे 3, c की वैल्यू यहाँ से भी 3 ही आएगी हर केस में। आप दोनों में से कोई सी भी साइड से कर लो, 3 आंसर आए, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। 15 में क्या कह रहा है आपसे, द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द डिफरेंस इन द एरिया ऑफ दीज टू सर्कल। आपको रेडियाई दे रखी है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की। देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम हो। आपको रेडियस दे रखे है, आपको डिफरेंस बताना है इनके एरिया में, तो दोनों का एरिया निकाल लेते हैं ना फिर। तो यहाँ पर निकालते हैं, जिसकी रेडियस कितनी है मेरे पास, एक की 4 है, एक की 5 है ना। जिसकी 4 सेंटीमीटर है, पहले मैं उसका एरिया निकाल लूँ, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है? पाई ऐसे ही रहने दो, आर स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, तो 16 पाई आ जाएगा, ठीक है? जिसकी रेडियस आपके पास 5 सेंटीमीटर है, तो चेक करें 5 ही थी ना, तो एरिया आपके पास कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है? तो पाई ऐसी आर यहाँ आ गया, तो कितना आ गया, 25 पाई। अब आपको इनके एरिया का डिफरेंस ही तो निकालना है, बस 25 पाई में से 16 पाई माइनस कर दो, तो 9 पाई आपका आंसर। क्लियर? देखते हैं 9 पाई ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2500 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2500, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको दो इक्वेशंस दे रखे हैं और इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है।
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2500 यहाँ लिख लेते हैं पहले, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2500। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, इसको कट करते हैं। 2x इज इक्वल्स टू में 5000 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5000 डिवाइडेड बाय 2, कट करोगे तो 2500 आपके पास x की वैल्यू आ। ठीक है, देखें ऑप्शन है, बिल्कुल है ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिलेट द एडजेसेंट साइड एंड अपोजिट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। कह रहे हैं कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसी है जो इसे रिलेट करती है एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड को, तो वो होती है टेन थीटा। अगर आपको याद हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद है ये टेन थीटा क्या बताता है, पी अपॉन बी बता रहा है ये। ठीक है, तो ये एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड का रिलेशन बता रहा है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर टेन थीटा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इफ x इज इक्वल टू दिस देन द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। देखो यहाँ आपको एक x की वैल्यू दे रखी है, ये पूरी आपको एक पॉलिनोमियल बनाना है। तो अगर आपको याद हो तो एक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो इस पूरे फॉर्मूले को ना इस इक्वेशन से रिलेट कर दो। ठीक है देखो यहाँ पर b की जगह पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, -8 लिखा हुआ है, ए की जगह पर 3 लिखा है और सी की जगह पर 2 लिखा है। बस अब तो बनी जाएगी इक्वेशन। अब तो बहुत आसान है पॉलिनोमियल बनाना जब ये चीजें मिल गई। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो ए एक्स मतलब 3x स्क्वायर, बी एक्स मतलब -8 क्योंकि बी की वैल्यू -8 है, और सी का मतलब 2। देख लो कहाँ पर है ये इक्वेशन, इजिकल टू में 0 तो चल ही रहा है यहाँ, ये रही आपके पास वही। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। कह रहे द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब दो पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। जब भी डिस्टेंस निकालने के लिए बोले, इसका मतलब क्या यूज करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं। -8 अपॉन 5 और 2 है एक पॉइंट आपके पास। दूसरा देखा जाए तो 2 अपॉन 5 और 2 है। ठीक है, तो वही x1 माइनस x2 वाला फॉर्मूला ही लगाते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। अब तो फॉर्मूला आपको पता ही चल गया है। तो x2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, 10 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर तो 0 ही आ जाएगा। ये इससे कट हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 10 अपॉन 5, इसका मतलब 2 आ रहा है इनका डिस्टेंस। चेक करें ऑप्शन है, बिल्कुल है, 2 यूनिट्स आपका आंसर है। क्लियर, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन दो इक्वेशंस दे रखे हैं, उसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 2 है। ठीक है, और दूसरी अगर देखी जाए तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू में 8 है। क्लियर, अब देखो आपको ये सॉल्व करनी है, आप कोई से भी मेथड से कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाओगे ना तो उसके लिए आपके कोफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए। तो मैं पूरी इस इक्वेशन को 2 से इंटू कर देती हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस का 4y और 2 8 जा 16। अब ये इक्वेशन 1 ले ली, ये 2 ले ली, और इन दोनों को मैं सॉल्व कर रही हूँ। शॉर्ट में इसलिए लिख रही हूँ, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रही क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है ना, अभी साइन चेंज कर देते हैं, तो ये तो कट हो जाएगा। अब 3y में 4y जोड़ोगे तो 7y आ जाएगा। ठीक है, अभी 16 में से 2 को माइनस करोगे तो 14 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि 16 बड़ा है। तो y की वैल्यू -2 आ गई है। बस किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। क्या थी हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन, x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 थी ना, तो x माइनस 2 y की जगह -2 रख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 12 आ गई है। ठीक है, एक बार देखें ऑप्शंस है हमारे पास। ऑप्शंस तो नहीं है, कई बार हमने गलती की है, इसका मतलब y की वैल्यू -2 है। y की वैल्यू -2 इन दो ऑप्शंस में। चलो एक सेकंड चेक करते हैं दोबारा। x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, तो 2 2 जब 4 हो जाएगा प्लस, अच्छा ठीक। तो ये जो प्लस का 4 है उधर जाके माइनस का हो जाएगा ना, तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। तो -2 और 4 आपका आंसर। अब देख लो कहाँ पर है, -2 और 4 ये, तो इसका मतलब आपका आंसर कितना दे रखा है यहाँ पर, सी। ठीक है, इसी के साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया इस सैंपल पेपर का। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस पैटर्न के आ रहे हैं। जैसे कि अभी हमने एक रूट वाला क्वेश्चन देखा था, डायरेक्ट वैल्यू ना पूछ के रूट पूछे गए थे। ठीक है ना, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना, बी पार्ट, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझ। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।